नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। आरबीआई ने भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट 2020-21 जारी की। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के लिए परिचालन दिशा निर्देश जारी किए। चीनी स्टेशन की स्टारलिंक के उपग्रह से होने वाली टक्कर से बचने के बाद अब अंतरिक्ष में अत्यधिक उपग्रह संकेंद्रण पर ध्यान केंद्रित किया गया। करंट साइंस के अध्ययन के मुताबिक केन बेतवा नदी इंटरलिंकिंग परियोजना से पन्ना टाइगर रिजर्व को खतरा। कोणार्क सूर्य मंदिर के भीतर अंग्रेजों द्वारा स्थायित्व के लिए प्रयोग की गई रेत को हटाया जा सकता है। 3 संगठनों और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने वन हेल्थ उच्च स्तरीय विशेषज्ञ पैनल की वन हेल्थ की परिभाषा का समर्थन किया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की सबसे पहली खबर पेपर 3 के टॉपिक बैंकिंग क्षेत्र से। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट 2020-21 जारी की है। ये रिपोर्ट वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 की अब तक की अवधि के दौरान सहकारी बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं सहित बैंकिंग क्षेत्र के कार्य निष्पादन को प्रस्तुत करती है। इसे बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के अनुपालन में एक सांविधिक प्रकाशन के रूप में जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में कई प्रमुख निष्कर्ष दिए गए हैं, जैसे कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की प्रवृत्तियों के बारे में कहा गया है कि यहाँ स्थिर आय और व्यय में गिरावट की वजह से परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ यानी रिटर्न ऑन एसेट्स ROA मार्च 2020 के अंत में 0.2% से बढ़कर मार्च 2021 के अंत में 0.7% हो गया था। ROA औसत कुल परिसंपत्ति के संबंध में सृजित शुद्ध आय का प्रतिशत है। ये जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात है यानी CRAR है। मार्च 2020 के अंत में 14.8% से मजबूत होकर मार्च 2021 के अंत में CRAR 16.3% और सितंबर 2021 के अंत में 16.6% हो गया था। CRAR किसी बैंक की पूंजी का उसकी जोखिम भारित परिसंपत्तियों और वर्तमान देनदारियों के संबंध में अनुपात है। बेसल 3 मानदंड CRAR को 8% निर्धारित करते हैं और रिपोर्ट के मुताबिक अगर भारत की स्थिति देखें तो अब ये डबल हो चुका है। सकल गैर निष्पादित आस्तियां यानी GNPA अनुपात मार्च 2020 के अंत में 8.2% से घटकर मार्च 2021 के अंत में 7.3% और सितंबर 2021 के अंत में 6.9% हो गया था। वहीं गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बारे में कहा गया कि वित्त वर्ष 2021 में समेकित तुलन पत्र का विस्तार हुआ है। ये जमा राशि स्वीकार न करने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के ऋण और निवेश से प्रेरित है। रिपोर्ट में NBFC के बारे में ये भी कहा गया कि यहाँ परिसंपत्ति गुणवत्ता और पूंजी बफर में सुधार हुआ है। वहीं शहरी सहकारी बैंकों के बारे में रिपोर्ट में कहा गया कि वर्ष 2020-21 में बैलेंस शीट की वृद्धि जमाओं से प्रेरित थी, जबकि मंद ऋण वृद्धि की वजह से निवेश में तेजी आई है। पूंजी की स्थिति और लाभप्रदता में सुधार हुआ है। राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की लाभप्रदता में सुधार हुआ है, जबकि उनकी परिसंपत्ति की गुणवत्ता में गिरावट आई है। इसके अलावा अन्य के बारे में रिपोर्ट में उन लाभों को रेखांकित किया गया है जिन्हें एक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा उपयोगकर्ताओं को तरलता, मापनीयता, स्वीकृति, अनामिता सहित लेन देन में आसानी और तेजी से निपटान के संदर्भ में प्रदान कर सकती है। CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी किसी देश की आधिकारिक मुद्रा का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या डिजिटल टोकन होता है। RBI ने डिजिटल रूप में मुद्रा को शामिल करने के लिए बैंक नोट की परिभाषा के दायरे को बढ़ाने के लिए RBI अधिनियम 1934 में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। अगली खबर पेपर 3 के टॉपिक उद्योग जगत से। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के लिए परिचालन दिशा निर्देश जारी किए। उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन यानी PLI योजना अगले 5 वर्षों में देश में उच्च मूल्य के मानव निर्मित रेशों के परिधान, मैन मेड फाइबर वस्त्र और तकनीकी वस्त्रों के 10 खंडों या उत्पादों के उत्पादन को प्रोत्साहन प्रदान करेगी। परिचालन दिशा निर्देशों में कहा गया है कि उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना यानी PLI उत्पादकों को दी गई छूट को दर्शाती है। इस छूट की गणना निर्माता की बिक्री के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में की जाती है। इसमें भाग लेने वाली कंपनियों के लिए प्रोत्साहन
प्रोत्साहन संबंधी लाभ प्राप्त करने के लिए निश्चित कुल बिक्री और न्यूनतम निवेश दोनों प्राप्त करना अनिवार्य बनाया गया है। कंपनियों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए अनुमोदित उत्पादों के निर्माण के लिए 100 से 300 करोड़ रुपए के बीच निवेश करने की जरूरत है। प्रोत्साहन के लिए योग्य गतिविधियों के संचालन के लिए कंपनियों को वित्तीय वर्ष 2023 से वित्तीय वर्ष 2024 तक 2 वर्षों की परिपक्वता अवधि प्रदान की गई है। भारतीय वस्त्र उद्योग की बात करें तो भारत के वस्त्र उद्योग में लगभग 4.5 करोड़ कर्मचारी कार्यरत हैं। ये उद्योग मूल्य के अनुसार उत्पादन में 7%, सकल घरेलू उत्पाद में 2% और निर्यात आय में 12% का योगदान करता है। वर्ष 2018-19 में वस्त्र और परिधान के वैश्विक व्यापार में भारतीय वस्त्र उद्योग का योगदान 5% था। आपको बता दें कि भारत विश्व में कपास और जूट का सबसे बड़ा उत्पादक, रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और तकनीकी वस्त्रों का छठा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत चीन के बाद मैन मेड फाइबर का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आइए अब आपको बताते हैं वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अन्य सरकारी पहलों के बारे में। इस क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की गई है। संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना आरंभ की गई है, जिसे ए-टफ्स के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन प्रारंभ किया गया है और पीएम मित्र यानी मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्कों की स्थापना की जा रही है। अगली खबर पेपर 3 के टॉपिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से। चीनी स्टेशन की स्टारलिंक के उपग्रह से होने वाली टक्कर से बचने के बाद अंतरिक्ष में ज्यादा उपग्रह संकेंद्रण पर ध्यान केंद्रित किया गया। चीन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को सूचित किया है कि उसके निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन को स्टारलिंक उपग्रहों यानी कि स्पेस एक्स के निम्न भूकक्षा लियो के साथ टकराव से बचने के लिए अत्यधिक सुरक्षात्मक कार्रवाई करनी पड़ी थी। लियो बहुत तेजी से भीड़भाड़ वाला क्षेत्र होता जा रहा है और लियो में उपग्रहों की उच्च सघनता की वजह से टकराव का खतरा ज्यादा बढ़ गया है। अंतरिक्ष को स्वच्छ रखने के लिए भारत ने भी कई कदम उठाए हैं, जैसे प्रोजेक्ट नेत्र। ये भारतीय उपग्रहों के लिए मलबे और अन्य खतरों का पता लगाने के लिए अंतरिक्ष में एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है। इसके अलावा अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता के लिए स्थानिक अंतरिक्ष ऑब्जेक्ट्स की परिक्रमा गणना ये टकराव के पूर्वानुमान लगाने के लिए जरूरी है। लियो में अत्यधिक संकेंद्रण से जुड़े मुद्दे। और आइए अब जानते हैं कि लियो में अत्यधिक संकेंद्रण से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इससे अंतरिक्ष के मलबे में वृद्धि हो सकती है। अंतरिक्ष मलबे में त्याग किए गए प्रक्षेपण यान या अंतरिक्ष यान के कुछ हिस्से होते हैं जो सैकड़ों की संख्या में अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। इनका उपग्रह या अंतरिक्ष स्टेशन के साथ टकराव का जोखिम बढ़ जाता है। अंतरिक्ष में मलबे के लगभग 23,000 टुकड़े पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरी समस्या है केसलर सिंड्रोम की। इसके मुताबिक यदि कक्षा में बहुत अधिक मलबा है तो उसकी वजह से एक श्रृंखला प्रक्रिया आरंभ हो सकती है। इस अभिक्रिया में अधिक से अधिक वस्तुएं आपस में टकराएंगी और नए अंतरिक्ष मलबे का निर्माण करेंगी। ये टकराव उस बिंदु तक होगा जहां पृथ्वी की कक्षा अनुपयोगी हो जाती है। इसके अलावा और कई महत्वपूर्ण कार्यों में बाधा उत्पन्न हो सकती है, जैसे टकराव की स्थिति में संचार, जलवायु निगरानी, रिमोट सेंसिंग इत्यादि से जुड़ी सेवाओं पर संभावित प्रभाव पड़ने या क्षति पहुंचने की संभावना है। इसीलिए अंतरिक्ष को स्वच्छ करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, जैसे कि बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर समिति कोपोज की 5 अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं जो क्षति के लिए दायित्व जैसे मुद्दों से संबंधित हैं। अंतर एजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति द्वारा अंतरिक्ष मलबे के शमन से संबंधित दिशा निर्देश। इसके अलावा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा क्लियर स्पेस 1 मिशन आरंभ किया गया। अगली खबर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से जुड़ी है। करंट साइंस के अध्ययन के मुताबिक केन बेतवा नदी इंटरलिंकिंग परियोजना से पन्ना टाइगर रिजर्व को खतरा है। केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग भारत की प्रथम नदी जोड़ो परियोजना है। इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश में केन नदी से अधिशेष जल को उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी में स्थानांतरित करना है। इससे सूखा प्रभावित बुंदेलखंड क्षेत्र की सिंचाई संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में मदद मिलेगी। इस अध्ययन के प्रमुख निष्कर्षों के मुताबिक KBRIL परियोजना पन्ना टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र के एक बड़े भाग के जलमग्न होने का कारण बनेगी। इस रिजर्व में क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के 10.07% की अनुमानित क्षति होगी। इससे बाघ और इसकी प्रमुख शिकार प्रजातियों जैसे कि चीतल एवं सांभर को व्यापक हानि होने की संभावना है। पन्ना टाइगर रिजर्व उत्तरी विंध्य रेंज में अवस्थित है और संपूर्ण बुंदेलखंड क्षेत्र में एकमात्र टाइगर रिजर्व है। इसकी अवस्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एकमात्र बाघ स्रोत क्षेत्र है जो अरावली और विंध्य पर्वतमाला की बाघ आबादी को जोड़ता है।
ये पचमढ़ी और अमरकंटक के बाद मध्य प्रदेश से बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व है। पन्ना टाइगर रिजर्व के क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का संपूर्ण क्षेत्र और गंगऊ वन्यजीव अभ्यारण्य का हिस्सा शामिल है। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट की बात करें तो इसे बाघ अभ्यारण्य के कोर एरिया के रूप में भी जाना जाता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इनकी पहचान की जाती है। इसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है। ये राष्ट्रीय उद्यानों या अभ्यारण्यों के सीमांकित क्षेत्र हैं। इन्हें वनवासियों के अधिकारों को प्रभावित किए बिना बाघ संरक्षण के प्रयोजनों के लिए सुरक्षित रखा जाता है। भारत में क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। अगली खबर पेपर 1 के टॉपिक मंदिर वास्तुकला से संबंधित है। कोणार्क सूर्य मंदिर के भीतर अंग्रेजों द्वारा स्थायित्व के लिए प्रयोग की गई रेत को हटाया जा सकता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कोणार्क सूर्य मंदिर के सीलबंद सभागृह से रेत को सुरक्षित रूप से हटाने के लिए एक रोड मैप पर कार्य कर रहा है। इस सभागृह को जगमोहन के नाम से भी जाना जाता है। इसे गिरने से बचाने के लिए 118 वर्ष पहले अंग्रेजों ने इसमें रेत भर दिया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा में है। इसका निर्माण पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने 1238 से 1250 ईस्वी में करवाया था। ये प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत संरक्षित है। भारत में अन्य प्रमुख सूर्य मंदिर हैं। मध्य प्रदेश के उन्नाव में ब्राह्मण देव बारमजू मंदिर, गुजरात के मोढेरा में सूर्य मंदिर, कटारमल सूर्य मंदिर उत्तराखंड, सूर्य पहाड़ मंदिर असम, दक्षिणार्क सूर्य मंदिर बिहार, सूर्यन कोविल तमिलनाडु, अरसवल्ली सूर्य नारायण मंदिर आंध्र प्रदेश। कोणार्क का सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी का कलिंग शैली का मंदिर है। ये पुरी और भुवनेश्वर के साथ ओडिशा के स्वर्ण त्रिभुज का हिस्सा है। ये सूर्य देव के रथ का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें 7 घोड़ों द्वारा खींचे गए 12 जोड़ी पहिए आकाश की ओर अपनी गति को प्रदर्शित करते हैं। मंदिर वास्तुकला की कलिंग शैली की बात करें तो ये नागर शैली के तहत एक उपवर्ग के रूप में अभिनिर्धारित है। इसमें 2 भाग होते हैं, एक गर्भगृह जिसे द्वंद्व कहा जाता है, जहां एक मूर्ति प्रतिष्ठापित की जाती है, और एक सभागृह जहां श्रद्धालु बैठते हैं। मुख्य मंदिर का भूतल लगभग सदैव चौकोर या वर्गाकार होता है। मंदिरों के बाहरी भाग को भव्य रूप से अलंकृत किया जाता है और उनके अंदरूनी भाग आमतौर पर अनलंकृत होते हैं। ये आमतौर पर 4 दीवारी के अंदर होते हैं। अगली खबर स्वास्थ्य क्षेत्र से। 3 संगठनों और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने वन हेल्थ उच्च स्तरीय विशेषज्ञ पैनल की वन हेल्थ की परिभाषा का समर्थन किया। खाद्य और कृषि संगठन, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और UNEP ने वन हेल्थ उच्च स्तरीय विशेषज्ञ पैनल द्वारा वन हेल्थ की नवनिर्मित परिचालन संबंधी परिभाषा का स्वागत किया। ये विशेषज्ञ पैनल इन 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा चुने गए 26 स्वतंत्र विशेषज्ञों से बना है। ये 4 संगठन वन हेल्थ को मुख्य धारा में लाने के लिए एक साथ कार्य कर रहे हैं ताकि वे वैश्विक स्वास्थ्य खतरों को रोकने, पूर्वानुमान लगाने, पता लगाने और प्रतिक्रिया देने एवं सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हों। वन हेल्थ के तहत संचार, सहयोग, क्षमता निर्माण और समन्वय पर ध्यान दिया गया है। इसमें संचार और सहयोग के तहत क्षेत्र और विषय निर्धारित किए गए हैं जो कि वातावरण, मानव और जीव होंगे। वहीं क्षमता निर्माण के अंतर्गत वन हेल्थ के तहत स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र, स्वस्थ मनुष्य और स्वस्थ जीव पर ध्यान दिया गया है और समन्वय के लिए समाज के ग्रामीण, शहरी और घुमंतू समुदाय, स्थानीय और राष्ट्रीय समुदाय, क्षेत्रीय और वैश्विक समुदाय तथा समावेशिता, निष्पक्षता और पहुंच पर ध्यान दिया गया है। वन हेल्थ एक संकलित और एकीकृत दृष्टिकोण है। इसका उद्देश्य लोगों, जानवरों और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को स्थायी रूप से संतुलित और अनुकूलित करना है। ये मनुष्यों, घरेलू और वन्य जीवों, पादपों और व्यापक पर्यावरण के स्वास्थ्य को पहचानता है। ये परस्पर संबद्ध तथा एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इस दृष्टिकोण के तहत समाज के कई स्तरों पर कई क्षेत्रों, विषयों और समुदायों को एकजुट किया जाता है। इसका उद्देश्य कल्याण को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य एवं पारिस्थितिकी तंत्र के समक्ष उत्पन्न खतरों से निपटने के लिए मिलकर कार्य करना है। ये स्वच्छ जल, ऊर्जा और वायु, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई करने और सतत विकास में योगदान देने की सामूहिक आवश्यकता को संबोधित करता है। वन हेल्थ के कई लाभ होंगे। इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र में विशेषज्ञता के खंड और क्षेत्रों में कार्रवाई में सामंजस्य को बढ़ावा देना शामिल है। इसमें रोग की रोकथाम से लेकर पता लगाने, तैयारी, प्रतिक्रिया और प्रबंधन तक रोग नियंत्रण की पूर्ण प्रक्रिया को संबोधित करना शामिल है।
आइए अब बात करते हैं कुछ संक्षिप्त लेकिन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। राज्य विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव। महाराष्ट्र के राज्यपाल और सरकार विधानसभा के अध्यक्ष के चुनाव को लेकर द्वंद्व की स्थिति में है। संवैधानिक प्रावधान ये कहते हैं कि अनुच्छेद 178 में किसी राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। हालांकि इसमें चुनाव कराने की प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है, यानी कि इसे राज्य विधानमंडल पर छोड़ दिया गया है और इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। हालांकि चुनाव जितनी जल्दी हो सके आयोजित किए जाने चाहिए। चुनाव की समय सीमा अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। अध्यक्ष के चुनाव की तिथि को राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण प्रत्यक्ष बिक्री नियम 2021। नियमों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत नोडल उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है। इन नियमों की मुख्य विशेषताएं ये हैं कि ये बिक्री के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उपयोग करके प्रत्यक्ष बिक्री संस्थाओं और प्रत्यक्ष विक्रेताओं दोनों द्वारा नियमों का अनुपालन किया जाना है। नियम प्रत्यक्ष बिक्री कंपनियों को पिरामिड और मनी सर्कुलेशन योजनाओं को बढ़ावा देने से रोकते हैं। इन बिक्री से उत्पन्न होने वाली शिकायतों के लिए प्रत्यक्ष बिक्री कंपनियां उत्तरदायी होंगी। प्रत्यक्ष बिक्री में एक गैर खुदरा परिवेश में उपभोक्ताओं को सीधे उत्पाद बेचा जाता है। ये बिक्री घर, कार्यस्थलों, ऑनलाइन या अन्य गैर स्टोर स्थानों पर होती है। उदाहरण के लिए टपरवेयर, एमवे, ऑरिफ्लेम आदि। ग्राम उजाला कार्यक्रम। कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड ने ग्राम उजाला कार्यक्रम के तहत 50 लाख LED बल्बों का वितरण करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। CESL विद्युत मंत्रालय के अधीन राज्य के स्वामित्व वाली ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड की सहायक कंपनी है। ग्राम उजाला कार्यक्रम विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया है। इस पहल के तहत उच्च गुणवत्ता वाले 7 वाट और 12 वाट LED बल्ब प्रदान किए जाते हैं। इन बल्बों को प्रति बल्ब 10 रुपए की कीमत पर 3 वर्ष की गारंटी के साथ प्रयुक्त ताप दीप्त बल्बों के बदले उपलब्ध करवाया जाता है। प्रत्येक परिवार अधिकतम 5 बल्बों का आदान प्रदान कर सकता है। इसे 5 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में लागू किया जा रहा है। रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग के तहत नागालैंड के बेंत और बांस कारीगरों के कौशल को बढ़ाने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य स्थानीय बुनकरों और कारीगरों को पारंपरिक हस्तशिल्प में रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग मूल्यांकन एवं प्रमाणन के माध्यम से अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए कौशल प्रदान करना है। रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का एक घटक है। ये एक मूल्यांकन प्रक्रिया है। इसका उपयोग किसी व्यक्ति के मौजूदा कौशल के समुच्चय, ज्ञान और अनुभव का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है, जिन्हें औपचारिक, गैर औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा द्वारा प्राप्त किया जाता है। नीलगाय। नीलगाय की बढ़ती आबादी को नियंत्रित करने के लिए बिहार सरकार द्वारा इनके बंध्याकरण की योजना बनाई गई है। इससे पहले वर्ष 2015 में केंद्र ने बिहार में नीलगाय जैसे वन्य जीवों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पीड़क यानी वर्मिन घोषित करके उनका वध करने की मंजूरी दी थी। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के मुताबिक राज्य वन्य जीवों की एक सूची केंद्र को भेज सकते हैं, जिसमें अनुरोध किया जा सकता है कि उनके चुनिंदा वध के लिए उन्हें पीड़क घोषित किया जाए। केंद्र सरकार WPA की अनुसूची 1 और अनुसूची H के भाग 11 में निर्दिष्ट जानवरों के अलावा किसी भी वन्य जीव को पीड़क घोषित कर सकती है। ऐसे वन्य जीवों को अनुसूची 5 में शामिल किया गया है, जो उन्हें निर्धारित समय के लिए WPA के तहत किसी भी सुरक्षा से वंचित करती है। दारा शिकोह। दारा शिकोह का जन्म 20 मार्च 1615 को हुआ था। दारा शिकोह शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था। अपने भाई औरंगजेब के खिलाफ उत्तराधिकार का युद्ध हारने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। उसका वर्णन एक उदार मुस्लिम के रूप में किया जाता है। दारा शिकोह ने हिंदू और इस्लामी परंपराओं के बीच समानताएं खोजने का प्रयास किया था। दारा शिकोह ने फारसी में भगवत गीता के साथ साथ 52 उपनिषदों का अनुवाद करवाया था, जो पहले केवल उच्च जाति के हिंदुओं के लिए जाने जाते थे। उसने सूफी रहस्यवाद में गहन रुचि प्रदर्शित की थी और सूफियों के कादरी सिलसिले में दीक्षित हुआ था। अप्तानी वस्त्र। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने अप्तानी वस्त्र उत्पाद के लिए भौगोलिक संकेतक टैग आवेदन दायर किया है। ये अप्तानी जनजाति द्वारा बुना हुआ वस्त्र है, जो कि अपने ज्यामितीय और जिगजैग प्रारूप के लिए विख्यात है। अप्तानी मुख्य रूप से शॉल बुनते हैं, जिन्हें जिगजिरो और जिलान या जैकेट के रूप में जाना जाता है।
जिसे सुपुंतरी कहा जाता है। अपतानी जनजाति जीरो यानी अरुणाचल प्रदेश के गाँव में बसे हुए हैं। वे बेंत और बांस शिल्प के साथ साथ मत्स्यन और धान की खेती के लिए जाने जाते हैं। वे तानी नामक एक स्थानीय भाषा बोलते हैं तथा सूर्य और चंद्रमा की पूजा करते हैं। उनके महत्वपूर्ण त्योहार हैं द्री और म्योको त्योहार। त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म। भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से वर्ष 1987 के अपूर्ण भारत श्रीलंका समझौते के एक हिस्से के रूप में त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्मों का विकास करेंगे। त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म त्रिंकोमाली बंदरगाह से सटे एक ईंधन भरने वाले स्टेशन के रूप में कार्य करेंगे। वर्ष 1987 के भारत श्रीलंका समझौते में कहा गया था कि त्रिंकोमाली के पूर्वोत्तर प्रांत में स्थित टैंक फार्म के नवीनीकरण का कार्य दोनों देशों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। ये परियोजना हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के प्रभाव को प्रतिसंतुलित करेगी। ये परियोजना रणनीतिक हित, श्रीलंका में भारतीय मूल के लोग और श्रीलंका में तमिल अल्पसंख्यकों के अधिकार संबंधी 3 विवादास्पद मुद्दों को भी संबोधित करती है। आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थान के बारे में। सीरिया। इजराइल ने सीरिया के लताकिया बंदरगाह पर एक हवाई हमला किया है। ये बंदरगाह भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। सीरिया की राजधानी दमिश्क है। सीरिया के उत्तर में तुर्की, पूर्व और दक्षिण पूर्व में इराक, दक्षिण में जॉर्डन और दक्षिण पश्चिम में ये लेबनान और इजराइल से घिरा हुआ है। सीरिया का महत्वपूर्ण क्षेत्र गोलन हाइट्स में वे क्षेत्र शामिल हैं जिन पर वर्ष 1967 से इजराइल का अधिकार है। सीरिया की भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो इसमें पड़ोसी जल निकाय है भूमध्य सागर, महत्वपूर्ण नदी है फरात नदी और सबसे बड़ी झील है अल जब्बल जो कि मौसमी लवणीय झील है और सीरिया का उच्चतम बिंदु है माउंट हरमन। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए क्योंकि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए। इस अपील के साथ ही विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।